conductor is directly proportional to the raise या change in potential। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाता है C। तो C क्या है? C is known as capacitance of the conductor। मतलब ये एक नई चीज आ गई जो कि इसके साइज या शेप पे डिपेंड करेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन साइज शेप ऑफ द कंडक्टर एंड अदर पैरामीटर्स। दूसरे पैरामीटर हम अभी स्टडी करेंगे किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। अभी तो ये मान लो कि साइज पे डिपेंड करती है ना, जैसे कैपेसिटी हो गई। अब जैसे देखो फिर से अब वही लिक्विड कंटेनर वाला दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। अब मान लो अपने पास दो कंटेनर, एक थोड़ा हमने बड़ा ले लिया और दोनों को अगर सेम लिक्विड दें, मान लो 1-1 लीटर दोनों को दिया, तो 1 लीटर हो सकता है इसमें इतना ऊंचा आ जाए और दूसरे में थोड़ा कम ऊंचा आए। तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा है ना? कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, जिसमें लेवल कम हो रहा है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। देखो दोनों को सेम अमाउंट दिया हमने हमने 1 लीटर इसको भी लिक्विड दिया, 1 लीटर इसको भी लिक्विड, लेकिन जिसकी कैपेसिटी कम है उसमें लेवल ज्यादा चढ़ेगा और जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसमें लेवल कम चढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको समझा कि देखो कैपेसिटी दोनों जो कंटेनर है उनकी साइज पे डिपेंड करती है। जो मैंने बोला है ना, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द कंटेनर। तो जिसकी साइज ज्यादा है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, जिसकी साइज कम है उसकी कैपेसिटी कम। पता कैसे लगा? थोड़ा सा अमाउंट हमने लिक्विड का दोनों को दिया, जिसमें ज्यादा पोटेंशियल का राइज आया लेवल का उसकी कैपेसिटी कम है, जिसमें कम राइज आया उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक, तो ये हुआ एक बेसिक उसका कंपैरिजन लिक्विड के साथ में। फिर अब आगे बढ़ते। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे ये चीज बोली थी कि किसी भी कंडक्टर को मान लो क्यू चार्ज देते हैं और उसमें पोटेंशियल जो राइज होता है वी होता है, तो उसमें सिंपल रिलेशन है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। फिर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया हमने तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया C, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। फिर कैपेसिटेंस को अब हम डिफाइन करें, तो C का फॉर्मूला इसी से बन जाएगा। C इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? Q अपॉन V। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू इट टू द इंक्रीज और चेंज इन पोटेंशियल। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is defined as the ratio of charge given to the change in potential of a conductor। बहुत सिंपल है, वो वर्ड्स में हमने बस फॉर्मूले से बना लिया है ना। तो जब किसी भी कंडक्टर को Q चार्ज देते हैं और चेंज इन पोटेंशियल V हो रहा है, तो दोनों के रेशियो को हम उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कहते हैं, है ना। तो कैपेसिटेंस एक तरह से उसकी स्टोर करने की कैपेसिटी बताता है ना। तो डिफाइंड एज ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब फिर एज यूजुअल हम इनके डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे, इसका कैपेसिटेंस का, इसका यूनिट बनाएंगे, ये सब फिर से है ना। ये फिर से नए क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे। तो यहाँ पे चार्ज का यूनिट रखेंगे और पोटेंशियल का यूनिट रखेंगे। तो सी का यूनिट बना लेते हैं। चार्ज का यूनिट है कूलाम, अपॉन पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। तो कूलाम अपॉन वोल्ट, फिर इसको नया नाम दिया गया साइंटिस्ट के नाम पे, है ना, फैराड, माइकल फैराडे के नाम पे इसको फैराड कहा। ठीक है, स्मॉल एफ से लिखना चाहिए यहाँ पे और सिंबल में कैपिटल एफ लिखा जाता है, ये उसका सिंबल है। ठीक,
तो ये हुआ फैरड और फराड जो जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह से, तो उसको अपन डिफाइन भी करेंगे अभी फैराड को। अब इसका डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is defined as the ratio of charge given to it to the change in potential of conductor। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है ना। तो अब इसके बाद हम लोग इसके डायमेंशन फार्मूला बनाते हैं और फैरड के और दूसरे दूसरे वर्जन, छोटे वर्जन, वो देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड, पहला हमने देख लिया। फिर उसके छोटे यूनिट बनाए गए, ठीक है। फैरड बहुत बड़ा यूनिट होता है तो उससे छोटे पार्ट बनाए गए। तो फैरड, एक फैरड पहला तो हुआ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड। फिर इसके छोटे वर्जन बनाए गए, माइक्रो फैरड, इस तरह से लिखा जाएगा। कितना होगा ये सबको पता होना चाहिए, है ना, बहुत सिंपल है। और छोटे भी बनाए गए, पिको फैरड, पिको 10 की पावर -12 होता है, ठीक। एक एसआई यूनिट भी होता है स्टेट फैरड, वो एक ऑब्जेक्टिव का मटेरियल बनता है, वो याद कर लेना है अपन को, है ना। ये होता है स्टेट फैरड। इस तरह से ये सब हमने यूनिट लिख दिए। तो स्टेट फैरड बड़ा यूनिट हुआ कि फैरड बड़ा यूनिट हुआ, सोचिए, आपको आंसर बताना है। कोई भी एक जन बोलेगा स्टेट फैरड बड़ा है कि फैरड बड़ा है, कोई ट्राई करेगा। सर फैरेड। फैरड बड़ा है, सही है, पक्का। और कोई कंफ्यूजन हो रहा है? कितनी बार हमने बताया है आपको पहले भी, ये चीजें आपको तुरंत क्लिक होनी चाहिए बेटा। फैरड इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखो यहाँ पे हमने इस तरह से बताया था, 11th में हमने पढ़ा था कि एक यूनिट इस तरह से लिखा है N1 U1 = N2U2। तो जिसके आगे का नंबर बड़ा होता है वो यूनिट छोटा होता है, या उल्टा। जैसे अगर एक बेसिक एग्जांपल हम ले लें तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है। अब देखो आप इसमें जिस यूनिट के आगे का नंबर छोटा है वो यूनिट बड़ा है, और इस यूनिट के आगे का नंबर बड़ा है इसलिए ये यूनिट छोटा है ना। तो इस लॉजिक पे बहुत सिंपल हमको समझ में आता है, जी कई बार अपन ने डिस्कस करी है कि स्टेट फैरड यहाँ पे छोटा यूनिट होगा और फैरड बड़ा है। लेकिन फैरड से छोटे यूनिट जो हैं और भी हमने बनाए हैं सरल वाले, ये ज़्यादा यूज होते हैं। ये ऐसा समझ लो कि बस धीरे धीरे आउटडेटेड होता जा रहा है, कुछ दिनों में चला जाएगा, लेकिन अभी कंपटीशन वाले उसको चिंता रखते रहते हैं, एग्जाम में टेस्टों में आता रहता है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक। तो कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उनकी एक समरी जैसा बनाया गया है ना। फिर इसको हम लोग उसके बाद पढ़ते हैं। जैसे अब समरी अपन बना लेते हैं, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, इस तरह से मान लो कि ये 3 नंबर के लायक क्वेश्चन बन जाता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सरल रहता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, किन किन चीज़ों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। पहला, साइज एंड शेप, किस तरह से इसको बना रहे हैं, है ना, कंडक्टर का, उस पे भी डिपेंड करती है। तो साइज एंड शेप को हम लोग बाद में थोड़ा और पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप समझ लो कि ज़्यादा बड़ी साइज होगी तो कैपेसिटी ज़्यादा हो। और शेप स्पेशल बनाना, इसके अगले इसी में ही हम समझेंगे कि कैसे दूसरे दूसरे शेप बनाते हैं। जैसे मान लो स्फेरिकल बना दे तो क्या होगा। फिर अगर दो प्लेटें अगल बगल में ऐसे रख दें, जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, और इधर अर्थिंग लगा दें तो क्या होगा, देखते हैं कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं कंडक्टर्स, है ना, वो इसमें आ जाता है शेप और साइज में, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, बगल में दूसरे कंडक्टर से भी असर पड़ता है ना। तो प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर द कंडक्टर,
ना। जो भी कंडक्टर हमारा एक्सपेरिमेंट में चल रहा है उसके बगल में अगर दूसरे कंडक्टर रख दिए जाएं तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ऐसा समझ लो कि बढ़ती है। इसमें साइज बढ़ाने से भी बढ़ती है, सीधा सीधा हो रहा है ना। फिर तीसरे नंबर का पॉइंट है कि बगल में मीडियम चेंज कर दें तो क्या हो, है ना, तो भी बढ़ती है। तो ये सब बढ़ाने के आइडिया है कैपेसिटेंस के। तो प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम, presence of other medium near the conductor। अब अदर मीडियम मतलब जैसे एयर की जगह पेपर या माइका इस तरह की चीजें रख देते हैं उसके आसपास या उसकी प्लेटों के बीच में, तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है और इसके कारण कैपेसिटेंस बढ़ जाती है ना। पेपर, माइका और इस तरह के मटेरियल ढूंढे गए हैं, वो कैपेसिटर्स में यूज करके उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं। ये 3 पॉइंट की समरी अच्छे से ध्यान रख लेना। साइज एंड शेप बढ़ाने से कंडक्टर की कैपेसिटेंस बढ़ती है। दूसरे कंडक्टर अगल बगल में रखने से भी कैपेसिटी जो है कंडक्टर की बढ़ती है। बगल में दूसरे मीडियम रखने से, है ना, उससे भी कैपेसिटी बढ़ती है। ये सब 3 पॉइंट हो गए उसकी समरी। अब आते हैं कि कैपेसिटी ठीक है बढ़ाएंगे तो जो चीज बनेगी उसको हम बोलेंगे क्या, है ना। उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर और कंडेंसर। एक नया वर्ड बोलेंगे बार बार, एक है कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। ये थोड़ा कम यूज होता है पर वो अपन को बनना चाहिए, है ना। तो कैपेसिटर ज्यादा यूज होता है। तो कैपेसिटर है क्या, पहले उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद एक कैपेसिटर का फॉर्मूला डेराइव करेंगे, है ना। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस which can store large amount of charges without increasing the size। तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकें ऐसी चीजें बनाई गई है ना, जिसको हमने क्या बोला, कैपेसिटर। और जैसे कि साइज बड़ी ना हो, है ना, ज्यादा बड़ा अपने को बनाना ना पड़े, ऐसा आइडियाज आते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस which can store large amount of charges अब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होगी, ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है विदाउट इंक्रीजिंग द साइज। बिना साइज बढ़ाए हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और जो डिवाइस बन रही है उसको हम कैपेसिटर या कंडेंसर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटर और कंडेंसर की डेफिनेशन, ठीक। फिर अब आता है कि एक बेसिक कैपेसिटर जो है अपन बनाएंगे, उसको फॉर्मूला डेराइव करेंगे तो आज का काम हो जाएगा। वो फार्मूला की अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी है और वो रेगुलर, ऐसा समझ लो कि हर दूसरे तीसरे साल आ जाता है। उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें होता क्या क्या है, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, जो कि कभी पूछते नहीं है वो लोग, है ना। अपन को समझना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चांस रहता है उसके डेरिवेशन का, ठीक। तो कैपेसिटर कैसे बनता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें आमने सामने दो इस तरह से सर्कुलर प्लेट्स लगाई जाती हैं, ऐसे जैसे ये दिख रहा है, ऐसा समझ लो कि ये सर्कुलर प्लेट है, इसके सामने एक और सर्कुलर प्लेट है ना। तो और एक प्लेट को यहाँ से अर्थ कर देते हैं, इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या एयर भरी, या तो यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेंगे या एयर रहेगी, दूसरा कोई मटेरियल जैसे पेपर, माइका, इस तरह की चीजें कैपेसिटेंस बढ़ाने की। और अब होगा क्या, अगर हम इधर से कुछ इसको चार्ज देंगे, मान लो प्लस क्यू दिया हम,
तो यहाँ पे पूरा प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। ठीक, इससे अट्रैक्ट होके यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ जाता है। बिल्कुल उल्टा चार्ज इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इधर से आ जाएंगे, ऐसा समझ लो, बिल्कुल सेम अमाउंट। और इधर के जो प्लस प्लस हैं वो अर्थ में चले जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस क्यू चार्ज है ना। तो ये इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब इसमें कुल मिला के इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये सब आइडिया लगाया गया है। इसके बगल में एक और कंडक्टर रख दिया, इससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, अभी-अभी हमने देखा था। इसके बीच में दूसरा मीडियम लगा देंगे, इससे भी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ना? अर्थिंग करने से भी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक-एक करके अपन सब पॉइंट्स को समझेंगे अभी, ठीक है? तो हुआ क्या, अगर हमने एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया तो दूसरी वाली पे माइनस क्यू हो जाता है और पीछे का यहाँ का जो प्लस है वो अर्थिंग में चला जाता है। और यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज आप रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये प्लस प्लेट उसको उधर धकेलेगी और ये माइनस प्लेट उसको खींचेगी। तो प्लस क्यू चार्ज जो है वो इधर भगने लगता है इससे, है ना? मतलब अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ठीक है? तो इसमें इसके डेरिवेशन में हमको क्या-क्या लगेगा, एक-एक करके सब चीज़ें अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इसके डेरिवेशन में हमको लगेगा एक फ़ॉर्मूला Q इज़ इक्वल टू CV, जो हमने फ़ॉर्मूला अभी-अभी बनाया था, ना? उसमें C इज़ इक्वल टू क्या फ़ॉर्मूला बनता है अगर ट्रांसपोज़ करोगे, तो ये बनता है। ये फ़ॉर्मूला हमको लगेगा एक, ठीक है? फिर दूसरा फ़ॉर्मूला लगता है 2 प्लेटों के बीच में फ़ील्ड कैसे निकालें। तो जब कोई एक चार्ज प्लेट रहती है उसके बगल में फ़ील्ड यहाँ पे या इस चार्ज प्लेट के बगल में इधर एक फ़ील्ड, वो निकालने का एक फ़ॉर्मूला है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में था, है ना? वो क्या है? E इज़ इक्वल टू बीच का इसके बगल का जो फ़ील्ड होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q अपॉन A, मतलब इसको Q चार्ज दिया, प्लेट का एरिया A है, तो ये होता है E। इसी तरह इसके बगल में भी ये फ़ील्ड होगा। तो दोनों जो प्लेटें हैं, यहाँ पे दोनों फ़ील्ड बनाएँगी और दोनों ऐड हो जाएँगे, है ना? ये यहाँ पे अभी हम समझेंगे। तो 2 फ़ॉर्मूले लगने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब हम चालू करते हैं उसको, वहाँ पे लगाते जाएँगे और ये डेरिवेशन पूरा करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फ़ॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है? ये 4 मार्क्स में एक रेगुलर क्वेश्चन है और इसको सरल माना जाता है आमतौर पे, ठीक है? कठिन नहीं माना जाता है। तो करते-करते आने लगेगा, फिर आपको सरल लगता है। तो लिखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक? अब हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका डायग्राम बना देंगे उसी तरह से जैसे हमने बनाया था। इधर अर्थिंग कर देना है आपको। इसको हमने यहाँ पे प्लस क्यू दिया, इस पे सामने वाली प्लेट पे माइनस इंड्यूस हो गया, बिल्कुल सेम अमाउंट में। इधर से आप लिखा दोगे प्लस क्यू चार्ज, हमने इसको दे दिया ऐसा, ठीक? फिर इनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी D लिख देते हैं हम यहाँ पे। इनका एरिया A, ये सब लिख लेते हैं ना। सपोज वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A क्या है लिखते जा रहे हैं, एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक? D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, V पोटेंशियल डिफरेंस, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिटवीन प्लेट्स। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स। ये सब अपन ने लिख लिया,
ठीक है, अब एक एक करके सब चीजों को अपन समझेंगे। इसमें सिग्मा चीज होती है जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा हुआ है। ये एरिया के लिए यूज करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है Q अपॉन ए। जितना चार्ज दिया Q, उसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अंदर पे यहाँ पे जो फील्ड है, इधर वाली प्लेट भी यहाँ फील्ड जनरेट करेगी, इधर वाली प्लेट भी फील्ड, है ना। तो उस मान लो हमने इस प्लेट को, पॉजिटिव प्लेट को 1 कह दिया और इधर वाली प्लेट को 2 कह दिया। ठीक, अब लिखते हैं E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। कहाँ पे होगा? राइट की तरफ होगा। क्यों राइट की तरफ होगा, अभी देखते हैं। ठीक, देखो जहाँ पे भी यहाँ पे फील्ड स्टडी करना है आपको, है ना, तो ये वाली प्लस प्लेट यहाँ पे फील्ड देखना है, तो यहाँ पे आप प्लस इमेजिन करोगे, ये उसको रिपेल करे। तो जो E1 का डायरेक्शन होगा वो राइट की ओर होगा। ठीक, सिमिलरली ये माइनस वाली प्लेट यहाँ के प्लस को अट्रैक्ट करेगी, तो E2 का डायरेक्शन भी राइट की ओर। ठीक है, तो ये हमने E2 बना दिया। फिर से अभी दिखाते हैं इसी तरह से। E2 इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ये भी राइट की ओर ही होगा। तो इस चीज को आपको मैंने कई कई बार बताया है, फिर भी आप एक बार ध्यान से देख लें। मैं यहाँ बना के समझा देता हूँ, थोड़ा बड़ा फिगर बना के देखना जरा। दो प्लेटें हैं, एक प्लस प्लेट है, एक माइनस प्लेट है। इनके बीच में यहाँ पे हम फील्ड स्टडी करते हैं। तो जब भी फील्ड स्टडी करना होता है तो वहां पे हम लोग एक प्लस चार्ज, टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लेते हैं। अब इसका इसके ऊपर असर कैसा होगा, ये उसको रिपेल करेगा, तो इसका फील्ड E1 का जो डायरेक्शन हुआ, शोर हुआ। सिमिलरली ये वाली प्लेट क्योंकि नेगेटिव है, इस प्लस को ये अट्रैक्ट करेगी, तो इसका जो फील्ड होगा प्लेट 2 का, है ना, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, इसका जो फील्ड होगा E2 वो भी इधर ही होगा। अब दोनों फील्ड इधर हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। यही चीज मैंने लिख दी है ऊपर शॉर्ट में। तो ध्यान रखना, जहां भी फील्ड निकालना हो वहां पे प्लस चार्ज इमेजिन करके और अपन उसको समझ लेते हैं। तो रिजल्टेंट फील्ड E क्या होगा? E इक्वल टू नेट फील्ड, टोटल फील्ड कह लो, दोनों का सम होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों बराबर बराबर, है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, और हो गया सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस में कुछ रिलेशन होती है जो हमने कल डिराइव करी थी, है ना। तो अब उसको लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V इज इक्वल टू E इंटू डी। कल मैंने बताया था कि E इज इक्वल टू V अपॉन डी होता है ना, तो अब उसका उल्टा ट्रांसपोज करने पे बना V इज इक्वल टू E इंटू डी। इसकी वैल्यू रख देते हैं। E की वैल्यू कितनी आई है? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक आ गए ना। तो अब इसके बाद सिग्मा की वैल्यू भी रख देते हैं। सिग्मा की वैल्यू ये रखी हुई है, देखो क्या है, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो क्या बना? Q अपॉन ए, है ना। तो ये बना Q अपॉन क्यू डी, ऊपर हो गया इप्सिलॉन नॉट और यहाँ तक पहुंच गए। बस, तो फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद अब हम कैपेसिटेंस का फार्मूला बना लेते हैं। C इज इक्वल टू, क्या फार्मूला लिखा था हमने अभी अभी, देखो C इज इक्वल टू देखा था Q अपॉन V। तो नाउ C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q डिवाइडेड बाई V की वैल्यू आ गई है Q D अपॉन इप्सिलॉन नॉट A। ट्रांसपोज करके कर लिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे करके। ठीक है, ये हुआ, इससे कटा, बना इप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, है ना। ये सरल बिल्कुल गिना जाता है, बहुत इजी 4 मार्क्स होते हैं। ये तो लिखने में लेंदी हो गया थोड़ा, है ना, वैसे तो 2-3 लाइन का डेरिवेशन।
तो यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हुआ, ऐसा समझ लो। एक फील्ड दूसरा फील्ड दोनों को जोड़ा, V निकाला, V इज इक्वल टू E इंटू डी किया, फिर C इज इक्वल टू Q अपॉन किया, है ना। तो ये इस तरह से हमने कर लिया। हाँ, अगर हम इसमें कोई दूसरा मीडियम रख देंगे तो यहाँ पे उसका K की वैल्यू आ जाती है। तो जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाओगे तो ये कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो अब हम उस चीज को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो लिखेंगे C इज इक्वल टू, इफ अदर मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, लिख देते हैं। देखो क्या हुआ, इफ अदर मीडियम is placed between the plates, तो C क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट, साथ में K आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। जो भी मीडियम रखेंगे उससे वो बढ़ जाएगा, उतने गुना हो जाएगा ना। तो इसकी समरी क्या बनी कि C किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो C डिपेंड्स ऑन K, K को बढ़ाओगे, मीडियम चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। इफ यू इंक्रीज द K, C विल इंक्रीज, कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे। दूसरे नंबर एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया को अगर आप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, सिंपल। तीसरे नंबर पे डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, अगर आप डी को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हमको बीच में दूसरा मीडियम रखना चाहिए, एरिया ऑफ प्लेट्स बढ़ाना चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को घटाना चाहिए, है ना। इस तरह से लास्ट में जब उसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना होता है तो वो पूछते हैं कि समराइज द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स और कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज। तो आपको ये 3 लाइनें वहां पे लिखनी रहती, तो ये सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन चला जाता है कि कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हमको मीडियम दूसरा रखना चाहिए, ज़्यादा के वाला, के इंक्रीज करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द प्लेट्स बढ़ाना चाहिए एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को घटाना चाहिए, सो दैट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो इस तरह से हमने इसको समराइज कर लिया, ठीक है। तो अपन क्लोज कर रहे हैं बेटा, अभी हो गया आज का, ठीक है।